गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में हमारा एक पेपर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास एवं लोक अर्थशास्त्र, पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो इस इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और विकास यानी डेवलपमेंट और हमारा जो थर्ड एस्पेक्ट इसमें है पब्लिक इकोनॉमिक्स, जो कि लोक वित्त या लोक अर्थशास्त्र कहलाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को अगर हमें जानना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जानना ही होगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है हमें ये जानना होगा। फिर व्यापार क्या होता है हमें ये मालूम होगा कि व्यापार का मतलब है कि आपसी जो दो जनों में वस्तुओं और सेवाओं का जो आपसी लेन देन है या क्रय विक्रय है उसको हम व्यापार कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कहेंगे तो हम कहेंगे कि जहां दो देशों के बीच में आपसी लेन देन हो, क्रय विक्रय हो वस्तुओं एवं सेवाओं का, तो हम उसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब यूं कहें कि व्यापार दो प्रकार के होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो देश के भीतर और जो राज्य के भीतर होते हैं उनको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं, और जो दो देशों के बीच हो रहे हैं उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत भी बनाए गए। तो ऐसा क्या कारण था जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत बनाए गए? क्या जरूरत थी कि हमें सेपरेट थ्योरीज बनानी पड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सेपरेट थ्योरीज बनाने के पीछे कारण था कि उत्पादन के जो साधन थे उनमें गतिशीलता का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, दो देशों के बीच में उत्पादन के साधन बहुत आसानी से गतिशील नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और नेपाल भी चली जाऊँ। अब आज के ज़माने में तो ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, मैं नेपाल का काम भी यहाँ बैठे बैठे कर सकती। लेकिन जो एक आम समझ है, जो एक समझ बनाई जाती है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो सिद्धांत बनाए गए उसके पीछे एक ये भी कारण था कि क्योंकि साधनों की गतिशीलता का अभाव था। सेकेंड बात थी कि जो राष्ट्रीय नीतियां होती हैं और उनके जो हस्तक्षेप होते हैं उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतनी आसानी सुविधा नहीं होती है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो नेचुरली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की बात आने लगी। फिर इसके अलावा करेंसी सिस्टम में अंतर होता है। करेंसी सिस्टम में जब अंतर होता है तो नेचुरली जब करेंसी सिस्टम, मेरे भारत का करेंसी अलग है, यूएसए की करेंसी अलग है, तो जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, जिसको हम विनिमय दर कहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, विदेशी मुद्रा कहते हैं, तो इसका अंतर, इसके कारण भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के बारे में विचार की सिद्धांत बनने लगे। फिर बहुत सामाजिक और व्यापारिक रीतियां नीतियां होती हैं तो उसके कारण ये भी एक कारण रहा। फिर परिवहन की समस्या रही, प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रही तो उसके कारण रही। फिर भौगोलिक दूरियां रही तो उसके कारण रहा। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण है कि किस कारण ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है, उसके कई कारण होते हैं कि किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। तो यह कारण भी मायने रखते हैं, और इन कारणों की वजह से और इनके प्रभावों की वजह से और इनके जो लाभ हैं, इनके कारण, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो लाभ उत्पन्न होते हैं घरेलू इकोनॉमी में, घरेलू अर्थव्यवस्था में, और एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, यह सभी कुछ मायने रखता है। इन सब कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भिन्न भिन्न सेपरेटली सिद्धांत बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों को दो मोटे भागों में बांटा जा सकता है। एक शुद्ध व्यापार सिद्धांत, जिसमें हम वस्तुओं एवं सेवाओं एवं जो साधन है उनका जो प्रवाह, उनका जो लेन देन होता है, जो उनका क्रय विक्रय होता है, उसके प्रभावों की बात करते हैं और उसके बारे में, उसके कारण और प्रभावों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं शुद्ध व्यापार सिद्धांत। दूसरा तरीका, दूसरा जो
क्लासिफिकेशन है, दूसरा जो टाइप है, प्रकार है, वह है मौद्रिक व्यापार सिद्धांत, जो मॉनेटरी व्यापार सिद्धांत कहलाएगा। अब मॉनेटरी व्यापार सिद्धांत नाम से ही पता चलता है कि जब हम मौद्रिक लेन देन होता है, जब उसमें मौद्रिक कारण पता चलते हैं कि क्या मौद्रिक कारण है और मौद्रिक प्रभाव पता चलते हैं, तो हम उसको कहते हैं मौद्रिक व्यापार सिद्धांत। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये शायद आप लोगों ने अभी नाम नहीं सुना होगा, हम इन सबकी एक एक की सबकी परिभाषाएं लेंगे आगे। तो जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है भुगतान संतुलन, और फॉरेन एक्सचेंज रेट है, विदेशी मुद्रा है, इनका जो विनिमय होता है, इनका जो मूल्य का निर्धारण होता है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, अब हम देखते हैं कि लाभ क्या होते हैं। तो लाभ को भी दो तरीके से बांटा हुआ है, एक तो होते हैं आर्थिक लाभ और एक ये भी कह सकते हैं स्टैटिक लाभ, और दूसरे प्रकार के होते हैं जो कि डायनामिक लाभ होते हैं, जो कि गतिशील, जो कि प्रावैगिक लाभ कहलाते हैं। तो जो स्टैटिक लाभ हैं या आर्थिक लाभ हैं, उनमें हम देख सकते हैं श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का लाभ होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण इसलिए हो पाता है क्योंकि दो देश, अगर मान लीजिए नेपाल और भारत हैं, और नेपाल में चावल बहुत सस्ता और अच्छा बनता है, नेपाल में चावल बनाने का वहाँ के एक लेबर को अच्छा तरीका भी आता है, और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसी हैं कि वहाँ पर राइस अच्छा उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह भारत में मान लीजिए हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है, तो कपास की अच्छी उत्पादन है, तो हमारे यहाँ कपड़ा बनाने का आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ सस्ता बनता है। तो जब हमारे यहाँ पर कपड़ा सस्ता बनता है, नेपाल में राइस सस्ता बनता है, और मान लीजिए कि दोनों ही देश दोनों ही चीजों का उत्पादन करते हैं, नेपाल राइस और कपड़ा दोनों बनाता है लेकिन कपड़ा महंगा बनाता है, और जो भारत है वो राइस और कपड़ा दोनों बनाता है लेकिन कपड़ा सस्ता बनाता है और राइस थोड़ा महंगा बनाता है। ऐसे केस में जो लेबर है, अगर वो पूरी की पूरी लेबर जो भारत में लगी हुई है, अगर वो पूरी की पूरी लेबर कपड़ा बनाने में लग जाती है और वो इसमें विशिष्टीकरण कर लेती है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेती है, और जो नेपाल है वो सारी की सारी अपनी लेबर को राइस बनाने में लगा देता है, तो वो आसानी से राइस भारत में कम कॉस्ट पे, कम प्राइसेस पे भारत को दे सकता है, और भारत उसको कपड़ा सस्ते तरीके से उनको सस्ती बेच सकता है। तो इससे क्या हुआ कि श्रम विभाजन हो गया। श्रम दोनों की कंट्रीज का मिला लिया जाए, मान लीजिए 200 लेबर थी, अब 100 लेबर पूरी की पूरी जो है वो राइस बनाने में लग गई और 100 लेबर कपड़ा बनाने में लग गई। तो एक तो श्रम विभाजन हो गया और विशिष्टीकरण के आधार पे हुआ। 100 लेबर जो है पूरी तरह स्पेशलाइज्ड है राइस बनाने में, और 100 लेबर जो है पूरी तरह स्पेशलाइज्ड है कपड़ा बनाने में। तो इसलिए श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का इसमें लाभ होता है। दूसरा इसका लाभ होता है प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो हमें एक लाभ होता है उसमें ये होता है कि बहुत सारी हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, बहुत सारी वस्तुओं एवं सेवाओं का हमें निर्माण हमारे पास में ऐसे अवसर आते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक साधन है उन सभी का उपयोग हो जाता है। सेकंड होता है कि रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि होती है। रोजगार सृजन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि नेचुरली जब किसी चीज में विशिष्टीकरण होता है तो लेबर को उस काम को करने में उसकी कार्यकुशलता बढ़ रही होती है और वो उस कार्य में लगता है और उसको रोजगार जल्दी जल्दी उपलब्ध होने लगता है। इसी तरह उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुओं और सेवाएं मिलने लग जाती हैं, क्योंकि जब आपको राइस सस्ता मिलेगा तो उपभोक्ताओं को फायदा होगा, और नेपाल के लोगों को कपड़ा सस्ता मिलेगा तो उनको वैसे फायदा होगा, और कपड़ा दोनों जगह ही सस्ता हो जाएगा। तो ये फायदे होते हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से औद्योगिक विकास भी होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है। फिर बाजार का विस्तार हो जाता है। जो हमारा इकोनॉमिक मार्केट होता है वो आप देखो तो आप स्थानीय चलो, मान लीजिए आप किसी कस्बे में रहते हैं तो वहां पर आपके यहाँ मान लीजिए मोजड़ियां बनती हैं। अब आपने वहीं पहनी, वहीं खरीदी, ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अब वो मोजड़ी
मान लो विदेशों में चली जाती, जैसे हो भी रहा है, राजस्थान की बहुत सारी मोजड़ियाँ बाहर जाती हैं, जूतियाँ, तो वो जब बाहर जाती हैं तो आप देखिए उसका बाजार कितना विस्तार हो गया, तो अब बहुत बड़े स्तर पे मोजड़ियों का उत्पादन चालू हो गया, तो इससे ये फायदा होता है। दूसरा, बड़े पैमाने की मितव्ययताएं मिलती हैं। अब जब हम बड़े स्केल पर किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो हमें उससे सस्ता, हमें बहुत सारी मितव्ययताएं मिलती हैं, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, मितव्ययताएं कहते हैं, अर्थात हमें बहुत कम जगह पर ज़्यादा स्पेंड हमें करना नहीं पड़ता, बहुत कम जगह पर हमें बहुत ही कम कॉस्ट पर हमारा सारा का सारा काम हो जाता है। दूसरा, उत्पादन तकनीक में सुधार होता है। उत्पादन तकनीक में सुधार जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि नेपाल ने राइस बनाने का ये तरीका अपनाया है तो हम भी सोचते हैं कि थोड़े बहुत राइस हम भी इस टेक्नोलॉजी से बना लें, या हमने कपड़ा जिस टेक्नोलॉजी से बनाया हो सकता है नेपाल भी उसकी नकल करे और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो जाए। और वैसे भी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो नेचुरली आपका इसमें ये फायदे होते हैं। दूसरा, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो जाता है। एकाधिकारी प्रवृत्तियां बन जाती हैं, जैसे मान लीजिए मोजड़ी बनाने वाला मान लो एक ही बंदा था, अब वो मुंह मांगे दाम लेने लग जाए, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा मोजड़ी में, जूतियों में, तो इतने सारे मोजड़ी बनाने वाले हो गए, जूती बनाने वाले हो गए कि उसमें परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति आ गई, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता होने लग गई, तो उससे दाम कम हुआ। अगर मोनोपोली होती तो मुंह मांगा दाम ले रहा होता। इसी तरह आर्थिक संकट काल में भी सहायता रहती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो एक आपसी संबंध बनते हैं दो देशों के बीच में, और उससे जब भी कोई संकट काल होता है तो ऐसे में वो देश, चूंकि आपसी ऐसे संबंध बन जाते हैं कि जनता के बीच में, आपसी जनता के बीच में भी रिलेशन होने लगते हैं, तो उससे एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है और संकट काल में एक दूसरे की मदद करने की स्थिति बन जाती है। और फिर बहुत सारी चीजों में ऐसा भी होता है कि कीमतों में समानता भी आने लगती है। जैसे उस देश में मान लीजिए कभी किसी चीज में आपको लगता है कि वो चीज वहां महंगी मिलती है और यहाँ सस्ती, तो पता चला कि दोनों जगह ही बराबर बराबर मिलने, मूल्य बराबर हो गए, तो ऐसा हुआ भी है। आप देखिए बहुत सारी जगहों पर ऐसे कीमतों में समानता आने लगी है। इसी तरह विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। विदेशी मुद्रा आने लग जाती है अपने पास में। आज मैंने अमेरिका से लेन देन किया तो मेरे पास डॉलर आ जाएंगे, मैंने इंग्लैंड से किया क्रय विक्रय तो मेरे पास पाउंड आ जाएगी, तो विदेशी मुद्रा हमारे पास में आने लगती है। फिर अनुसंधान और विकास को भी प्रगति मिलती है। जब जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो बहुत सारी रिसर्चेस भी होने लगती हैं, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है कि उन्होंने ऐसे अच्छा कैसे बना लिया, हम क्यों नहीं बना सकते, हम और नई तकनीक से बनाते हैं। तो इस कारण से विकास भी होने लगता है और अनुसंधान भी होने लगता है। कच्चे माल की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। कच्चे माल की उपलब्धता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो पहले तो कई बार हो सकता है हमें पता ही नहीं कि हमारे पास ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमें लगता है कि हमें चीज बनानी ही है तो हम अपने तरीके से उनकी उपलब्धताओं को देखते हैं और करने लगते हैं। प्रबंध एवं व्यापारिक कौशल का विकास भी होता है, मतलब मैनेजरियल स्किल्स भी आ जाती हैं और कार्यकुशलता भी बढ़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जो कि गैर आर्थिक है, यानी अनइकोनॉमिक जिसको हम अनइकोनॉमिक नहीं, नॉन इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले अवेयरनेस को लेंगे, जागरूकता बहुत आ जाती है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने लगते हैं तो हमारा कस्टमर और जो हमारा कंज्यूमर है वो बहुत अवेयर होने लगता है, जागरूक होने लगता है, और इस प्रकार जनता में जागरूकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह सभ्यता का विकास भी होता है, क्योंकि जब हम सामने वाले देश को बेटर, ज़्यादा क्लीन देखेंगे, ज़्यादा तरीके से सिविलाइज मैनर में बात करते देखेंगे, तो हमारी भी जनता में वो इंस्पिरेशन होगा और हमारे में भी वो चेंजेस आने लगते हैं बोलचाल में, तो हमारे यहाँ सभ्यता भी बढ़ती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं सभ्यता के विकास के साथ साथ। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना हो जाती है, क्योंकि जब दो देशों में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, इस प्रकार से करते करते सभी देशों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनने लगता है। कई प्रकार के कार्टेल्स बनते हैं, कार्टेल्स कहलाते हैं, कुछ देशों के समूह बनने लगते हैं और वो लोग किन्हीं अच्छे मुद्दों पर पीस के लिए, शांति के लिए, जैसे आपने जानते हैं बहुत सारे बने हुए हैं, तो उनके उस तरह से वो लोग कदम बढ़ाने लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा एकता की स्थापना इसी प्रकार से हो जाती है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो मैंने आपको बताया कि इससे फायदे जो हैं वो, इससे ये फायदे होते हैं।
और अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो हानियां हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा हानियां नहीं है, अगर उन पर नियंत्रण किया जाए तो वो हानियां नहीं रहेंगी, उन हानियों पर भी हम एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियों में खनिज पदार्थों का अनुचित विदोहन होने लगता है। ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे हमारे यहाँ भी उदाहरण हैं, लेकिन उन पर जब सरकार चेत जाती है और कोई किसी प्रकार से अवेयर हो जाती है तो वो नेचुरली उसमें चेक्स भी लगा देती है, लेकिन हाँ इसका एक रिस्क बना रहता है कि हमारे खनिज पदार्थों का अनुचित विदोहन हो जाए। दूसरा, दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी बढ़ जाती है, हम बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन हमारे यहाँ बंद कर देते हैं जबकि हम पहले बना रहे होते हैं, और फिर हम दूसरों बाहर के देशों से एक्सपोर्ट करने लगते हैं तो हमारे देश के जो बंदे हैं वो बनाना ही बंद कर देते हैं, तो हमारी निर्भरता बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा जो लेन देन होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो हम मौद्रिक लेन देन करते हैं, जो कि विदेशों की करेंसी, विदेशों की मुद्रा से लेन देन होते हैं, वो मौद्रिक लेन देन जो विनिमय दर जो विदेशी विनिमय के आधार पे होता है, उसमें एक नुकसान ये होता है कि जब तक हमारे पास में डॉलर नहीं है तब तक हम खरीद नहीं सकते, हम बेच नहीं सकते, क्योंकि वो कंट्री उसी में एक्सेप्ट करेगी, तो ये भी एक निर्भरता बढ़ जाती है। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छा बना रही हैं और देश में के भीतर वो अच्छा कमा रही हैं, लेकिन जैसे ही बाहर की कोई कंपनी आ जाती है तो हमारी छोटी छोटी कंपनियों को वो नुकसान पहुंचा जाती है, उनका माल लोग खरीदना बंद करके बाहर के माल खरीदने लगते हैं, जिससे कि हमारे देश का औद्योगिक विकास रुकता है। अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पहले हम सभी चीज़ों का उत्पादन कर रहे होते हैं, जब हम किसी एक ही चीज़ का उत्पादन करने लगते हैं, दूसरी चीज़ के लिए बाहर निर्भर करते हैं, तो एक असंतुलन की स्थिति बन जाती है कि कुछ लोगों का केवल एक ही जगह स्पेशलाइजेशन हो रहा है और वो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां हमारे को ध्यान देना चाहिए, हम ध्यान ही नहीं दे पाते और इम्बैलेंस सा डेवलपमेंट होने लगता है। इसके अलावा इसके डंपिंग का बहुत भय रहता है, जिसको हम कहते हैं राशिपातन। ये राशिपातन हिंदी में बोला जाता है डंपिंग को। इसमें ये होता है कि जो बाहर के देश होते हैं कई बार अपनी